क्या आप जानते हैं एक अपराध को करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो मानवता को कितना भी शर्मसार क्यों ना कर दे। एक ऐसी घटना जहां एक तरफ परिवार के 3 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए, वहीं दूसरी तरफ उनके ही घर में राख और हड्डियों के ढेर मिले। ये अपने आप में काफी झकझोरने वाली घटना थी, जिसने वहां के लोगों के साथ साथ पुलिस के बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं प्रभात भोई एंड फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट महासमुंद से। इसी जिले में एक तहसील है सराय पाली। यहीं पर पुटका नामक एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, भोई फैमिली। घर के मुखिया थे प्रभात भोई। ये नाम इलाके में काफी जाना माना था, क्योंकि 53 साल के प्रभात वहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेकिन के प्रिंसिपल थे। सरायपाली से पेकिन बस 15-16 किलोमीटर ही दूर है। घर में प्रभात के अलावा इनकी 47 साल की पत्नी झरना भोई और इनके 2 बच्चे रहा करते थे, उदित और अमित। प्रभात की बूढ़ी माँ सुलोचना भोई भी इनके साथ ही रहती थी, जिनकी उम्र थी 75 साल। बड़ा बेटा 24 साल का उदित भोई घर पर ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। वहीं छोटा बेटा 22-23 साल का अमित भोई रायपुर में रहता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर से MBBS की पढ़ाई कर रहा था। ये सरकारी कॉलेज रायपुर में काफ़ी नामी गामी कॉलेज है। तो ये थी पूरी फैमिली। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, खुशहाल परिवार था। 1 मंजिला के मकान में ये लोग रहते थे। अब दिन आया 12 मई 2023 का। सुबह में 10 बजे के आसपास भोई परिवार का बड़ा बेटा उदित भोई सिंघोड़ा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसने बताया कि पिछले दिनों 8 मई को इसके पिता, माँ और दादी तीनों लोग रायपुर के लिए निकले थे। उन्हें वहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना था। ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी। बीच में उनसे 1-2 बार फ़ोन पर बात भी हुई थी, लेकिन अब अचानक 10 मई से उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसने कई बार बारी बारी माता पिता को कॉल किया, मगर उनका फ़ोन बंद था। दादी तो खैर फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। पुलिस मामले की गंभीरता को समझती है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अब एक घर से 3 लोग लापता हो गए। ये चीज़ चिंताजनक थी। पुलिस ने जानकारी के लिए उदित से थोड़े सवाल पूछे कि आखिर ये परिवार कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, ये लोग पहले कब कब रायपुर गए थे, रायपुर में ये कहीं पर रुकते भी थे या काम पूरा होने के बाद उसी दिन लौट आते थे, कौन कौन से तुम्हारे रिश्तेदार रायपुर में रहते हैं, तुम्हारे परिवार का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। पुलिस को यह भी पता चला कि पिता प्रभात भोई एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टीचर या स्टूडेंट के फैमिली से कोई कहासुनी हुई हो। इस परिवार के गायब होने की जो भी संभावनाएं बन रही थी, पुलिस ने एक एक कर उन सबके बारे में जानना शुरू कर दिया। इस परिवार का घर गाँव में थोड़ा सा अलग थलग था। यहाँ किसी का भी घर इनके घर के साथ सटा हुआ नहीं था। आसपास खेत खलियान थे। पुलिस ने घर के आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत शुरू कर दी। ये 12 मई के आसपास की बात है। किसी के गायब होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे उसके मिलने की संभावना भी कम होती जाती है। अगर घर से कोई भागा हो या किडनैप हुआ हो तो समय के साथ वो दूर जाता चला जाएगा। उदित के अनुसार 8 मई को माता पिता और दादी घर से निकले थे, तो ऑलरेडी 4-5 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के पूछताछ की वजह से पड़ोसियों को भी पता चला कि भोई परिवार के 3 लोग गायब हो चुके हैं। इन्हें भी अब समझ आने लगा कि पिछले कई दिन से ये परिवार दिखाई नहीं दे रहा था, वरना घर के मुखिया स्कूल आते जाते दिखाई देते थे। उनकी पत्नी और माँ से भी अक्सर बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने प्रभात के स्कूल में भी जाकर पूछताछ की। वहां पर भी सब कुछ नॉर्मल था। प्रभात की किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। ये सीधे साधे इंसान थे। ये नॉर्मली बस अपना स्कूल आते हैं और काम काज करते हैं। 7 मई के दिन भी ये अपना रोज की तरह स्कूल आए थे और शाम को चले गए थे। फिर उसके बाद से आए ही नहीं। ये चीज़ भी पुलिस के सामने आई कि जब कभी भी छुट्टी लेनी होती थी तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि अगले दिन ये नहीं आएंगे। अब चूंकि ये स्कूल है तो यहाँ पर इन्फॉर्म करना अनिवार्य है। पहले कभी अगर प्रभात स्कूल नहीं आते तो बता देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं बताया। ये बात सुनकर पुलिस के मन में थोड़े डाउट्स भी पैदा होने लगे। प्रभात अपनी पत्नी और माँ को लेकर इलाज कराने के लिए रायपुर गए। ये बात तो पहले से जानते होंगे। फिर उन्होंने स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं ली और ना ही अपने स्टाफ को इन्फॉर्म किया। अगर कुछ इमरजेंसी की वजह से अचानक रायपुर जाना पड़ा तो ऐसे पड़ोसियों को भी पता चल जाता कि ये परिवार कहीं जा रहा है। वो पूछताछ करने के दौरान आश्चर्य नहीं दिखाते कि परिवार गायब हो गया। अब धीरे धीरे करके 3-4 दिन गुजरता है। इसी बीच 16 मई को एक शख्स ने पुलिस को कॉल किया। यह आदमी काफ़ी डरा सहमा और घबराया हुआ लग रहा था। इसने पुलिस से आग्रह किया कि जल्दी आप इस एड्रेस पर आइए। पुलिस भी जल्दबाजी में उस जगह पर पहुंचती है। पता चला कि ये घर तो प्रभात भोई का है। उनके छोटे बेटे जो रायपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, अमित भोई, उन्होंने पुटका गांव आकर पुलिस को कॉल किया था। अमित के बुलाने पर जब सिंघोड़ा थाने की पुलिस घर पर आई तो देखा कि घर की दीवारों पर, फर्श पर रक्त के धब्बे लगे हुए हैं। कुछ तो साफ साफ नजर आ रहे थे और कुछ को धुलकर मिटाने की कोशिश की गई थी।
पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर आने का मैसेज भिजवाया। अमित बताते हैं कि आज ही अपने घर पर आए हैं, इनका अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। 8 मई के आसपास पिता से मैसेज पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो रायपुर आए हैं हॉस्पिटल में कुछ इलाज कराने, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे उनका मैसेज आना बंद हो गया। कॉल करने पर भी उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पड़ोसियों से पता चला कि मेरे माता पिता और दादी लापता हो गए। इसके बाद अमित ने अपने बड़े भाई उदित को भी कॉल करके पूछा। वो भी ठीक से कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसीलिए इसे यहाँ पर आना पड़ा। जब ये आया तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। सोचा कि बड़े भाई उदित कहीं गए होंगे। फिर ये थोड़ी ही दूर गांव में ही अपने चाचा जी के घर पर गया। चाचा जी से मामले की गंभीरता के बारे में और पता चला। उन्होंने बताया कि पुलिस आई थी, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे बात हुई है। इसके बाद अमित से रहा नहीं गया। बड़े भाई के घर लौटने का इंतजार करने के बजाय ये खुद ही दीवार कूदकर अंदर जाने की सोचते हैं। इसके बाद ये चाचा जी की मदद से घर के पीछे की दीवार कूदता है और घर के अंदर गया। उस साइड में हाथा टाइप का एरिया था, या कहें तो घर के पीछे गार्डन जैसी जगह थी। वहीं पर अमित ने राख का ढेर देखा। उसी जगह जमीन पर कुछ जलाए जाने के भी निशान दिखाई दे रहे थे। जब ये राख के ढेर के पास आया और थोड़ा हटा बढ़ाकर देखा तो मिला कि यहाँ पर कई सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ जलाया गया हो। कोई जानवर या कोई इंसान। देखने से ये किसी जानवर के अवशेष नहीं लग रहे थे। इसके बाद अमित जैसे तैसे घर के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ इसे लिविंग रूम में रक्त के धब्बे दिखाई दिए। माता पिता के बेडरूम में तो और ज्यादा रक्त के निशान मिले। दीवारों पर थे, बेड पर, आसपास रखी चीजों पर, बाथरूम के अंदर भी धब्बे दिखाई दिए। सारा कुछ देखने के बाद अमित को घबराहट होने लगी, बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसके बाद इसने पुलिस को कॉल करके बुलाया। अब पुलिस भी घर के पीछे गार्डन में जाकर राख के ढेर देखती है। इन्हें भी शक होने लगा कि कहीं ये इंसानी हड्डियों के अवशेष तो नहीं। थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक टीम, सरायपाली के मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स, डॉग स्क्वाड की टीम, सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पूरे घर का जायजा लिया जाता है। देखने से लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई अनहोनी हुई है। जिस वक्त छोटे भाई अमित यहाँ पर आए, पुलिस आई, उस वक्त बड़े भाई उदित घर पर नहीं थे। घर से फॉरेंसिक सैंपल्स उठाने शुरू किए गए। गार्डन से जले हुए अवशेषों को कब्जे में लिया जाता है। अब चूंकि एक घर से 3 लोग गायब हैं, उन्हीं के घर में ऐसे रक्त के धब्बे मिलना, गार्डन में जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिलना, आखिर किस तरफ इशारा करेगा आप सोच सकते हैं। धीरे धीरे यह मामला पूरे जिले में फैल गया। लोगों में दहशत पैदा हो गई। पॉलिटिशियंस भी इस पर बात करने लगे। बड़े बेटे उदित ने माता पिता और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अब लगता है कि वो गुमशुदगी कत्ल के मामले में बदल रही है। सिंघोड़ा थाने के पुलिस ऑफिसर्स और साइबर सेल को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया। अब चूंकि ये एक गांव जैसा इलाका था तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होगा। पुलिस ने वापस से आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ घर के मुखिया प्रभात भोई के मोबाइल टावर लोकेशन की डिटेल भी निकलवाई जाने लगी। गांव के कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने 8 और 9 मई की तारीख तक, यानी 2 दिनों तक इस घर से धुआं उठते हुए देखा था। घर में तो 3 लोग थे नहीं, बस चौथा मेंबर यानी घर का बड़ा बेटा उदित ही मौजूद था। इससे पुलिस का शक धीरे धीरे उदित पर भी आने लगा। आखिर ये घर में कर क्या रहा था। पड़ोसियों ने भी बताया कि माता पिता और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद उदित के रहन सहन में थोड़े चेंजेस आने लगे। 12 मई के बाद ये आदमी कई सारे सामान खरीदता है। वो सामान कभी टेम्पो से, कभी ठेले से, तो कभी डिलीवरी बॉय लेकर आते थे। उदित ने बेड, अलमारी, एसी, मोबाइल फोन, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें खरीदी। आस पड़ोस के लोग ये देखकर हैरान थे। ये आदमी तो कोई काम धाम करता नहीं है, ऊपर से इसके माता पिता भी कहीं चले गए हैं, घर पर नहीं हैं, लापता हैं। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि ये सारे सामान खरीद रहा है। 3-4 दिनों में ही उदित ने लाखों रुपए के सामान खरीद लिए थे। इसके बाद पड़ोसियों ने छोटे बेटे अमित को कॉल लगाकर उसे सारी चीजें बताई कि तुम्हारे माता पिता और दादी लापता हो गए हैं, तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे ऐसे सामान खरीद रहा है। इसके बाद ही अमित रायपुर से भागकर पुटका गांव आता है। यही नहीं, उदित ने कुछ पड़ोसियों से अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में भी चर्चा की थी। इसका मतलब है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उसके घर के किसी और मेंबर को या उसके बेटे को कोई नौकरी मिल जाती है। उदित भोई के पिता भी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। पुलिस के सामने जब प्रभात की मोबाइल टावर लोकेशन आई तो पता चला कि हाल के दिनों में प्रभात तो रायपुर गए ही नहीं, बल्कि इनकी लोकेशन घर के आसपास ही या घर पर ही दिखा रही थी। सारी इन्फॉर्मेशन घर के बड़े बेटे उदित भोई की ओर इशारे कर रहे थे। 17 मई तक पुलिस उदित को उठा लेती है। इसके सामने कई सारे सवाल दागे गए। तुम्हारे घर के पीछे गार्डन में कैसा राख पड़ा हुआ है, उसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष कैसे हैं, तुमने क्या जलाया है, घर की दीवारों पर रक्त के छींटे कहाँ से आए, उन्हें साफ करने की कोशिश किसने की, तुमने इतने सारे सामान किसके पैसों से खरीदे, तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता और दादी रायपुर गए हैं, लेकिन तुम्हारे पिता की लोकेशन तो उनके घर के आसपास ही मिल रही है, वो हाल के दिनों में रायपुर गए ही नहीं।
उदित सारे सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दे रहा था। फिर पुलिस ने अपने तरीके से बात किया। इसके बाद एक भयानक कहानी सामने आती है। एक तरफ पिता प्रभात सरकारी नौकरी करते थे, सफल व्यक्ति थे। छोटा भाई अमित भी सफलता की राह में आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा उदित एक बदमाश किस्म का लड़का था। ये एक बेरोजगार था, कोई काम धाम करता नहीं था। इसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी। दिन भर ये बाहर घूमता फिरता था। ये नशे का भी आदी हो चुका था, लोगों से मारपीट करता। वैसे कत्ल से 4 दिन पहले भी इसने किसी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ये जेल में बंद था। अपने माता पिता के पैसों को ये काम काज में लगाने के बजाय नशे करने में उड़ा देता था। फिर इसके माता पिता इसको पैसे देने ही बंद कर दिए। इसको हमेशा कहते कि तुम बड़े हो चुके हो, जाओ कोई काम धाम करो, घर में 4 पैसे लेकर आओ। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई करो, कुछ करो, लेकिन खाली मत बैठो। लेकिन इधर तो इसे कुछ करने नहीं थे। बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा था, तो ये मेहनत क्यों करें। आपको तो पता ही होगा कि नशेड़ियों का स्वभाव कैसा होता है। उदित को तो नौकरी चाहिए थी, लेकिन ये उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। इसे सब कुछ थाली में परोस कर चाहिए, निवाला भी कोई आकर खिला दे। इसी दौरान इसको पता चलता है अनुकंपा नियुक्ति के बारे में, जिसमें सरकारी कर्मचारी के ऑन ड्यूटी कुछ होने पर घर के किसी और मेंबर को कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है, बिना कुछ किए। उदित के नालायक और बेरोजगार होने की वजह से इसके पिता से कुछ खास बनती नहीं थी। पैसे रुपए मांगते टाइम भी आपस में झगड़ा हो जाता था। ऐसा ही 7 मई के दिन भी पिता की ड्यूटी से घर आने के बाद उदित ने उनसे 2000 रुपए मांगे। पिता जानते थे कि अगर इसको पैसे दिए तो ये किसी न किसी नशे में उसे उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। पैसों की बात को लेकर ही इसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। फिर ये नाराज होकर अपने कमरे में सोने चला गया। अब ये सो क्या रहा था, इसने सोचना शुरू किया। रोज रोज पैसों के लिए पिता से जलील होना पड़ता है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि पैसों की कभी दिक्कत ही ना हो। क्यों ना पिता को ही रास्ते से हटा दिया जाए। मगर ये ऐसा कैसे करेगा, घर में तो माँ और दादी भी मौजूद हैं। फिर दिमाग में आया कि इनको भी रास्ते से हटा देना चाहिए। उसके बाद तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। पिता के सारे पैसे इसके हो जाएंगे। साथ ही साथ अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर पिता की सरकारी नौकरी की बदौलत इसको भी कोई नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ऐश होगी। ऐसा शैतानी ख्याल किसी आम इंसान के अंदर नहीं आ सकता, जो अपने ही माता पिता और दादी के कत्ल के बारे में सोचने लगे। 8 मई की भोर में 2-3 बजे उदित उठता है। घर में एक हॉकी स्टिक रखी हुई थी, इसने उसको उठा लिया। उस वक्त माता पिता और दादी अपने अपने रूम में सो रहे थे। हॉकी स्टिक लेकर उदित अपने माता पिता के बेडरूम में गया और सो रहे अपने पिता के सर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पिता को बचने का मौका ही नहीं मिला, तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई। आहट से पास में सो रही माँ की नींद भी खुल जाती है। इन्होंने अपने पति को रक्त में लथपथ पड़ा हुआ देखा। तभी राक्षस बेटे ने माँ को भी हॉकी स्टिक से खत्म कर दिया। इनके कत्ल में थोड़ा शोर भी होता है। बहू की शोर सुनकर सास यानी उदित की दादी जग जाती हैं और ये देखने के लिए बेडरूम में आई। फिर उदित ने अपनी दादी को भी हॉकी स्टिक से हमला करके खत्म कर दिया। अब तक ये आदमी 3-3 कत्ल कर चुका था। इसके बाद ये तीनों शवों को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। सुबह सुबह यह बाहर कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद ये घर वापस आता है। चूंकि गांव में थोड़ी दूरी पर इनका घर था तो इसे कोई टेंशन भी नहीं थी। वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। इसके बाद उदित ने अपने माता पिता और दादी के शव को बाथरूम से बाहर निकाला और घर के पीछे गार्डन में ले गया। वहां उन पर ढेर सारी लकड़ियां डाली। घर में सैनिटाइजर के कुछ बॉटल भी पड़े हुए थे। उसे लकड़ियों पर छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी। अब उदित आराम से फिनाइल से घर की सफाई करता है, सबूत मिटाता है, रक्त को साफ करता है। काफी देर तक आग जलने के बाद बुझ गई थी। उदित ने आकर उसको चेक किया, देखा कि शव अभी तक ठीक से जले नहीं हैं। इसके बाद इसने फिर से उस पर लकड़ी डाली, सैनिटाइजर छिड़का और आग लगाई। 2 दिनों तक लगातार आग जलती है, जिसमें 3 लोग खाक हो गए। इसके बाद इसने बचे हुए राख और अवशेष को गार्डन में एक गड्ढा था उसमें भर दिया। इसी बीच अपने पिता के मोबाइल से छोटे भाई को मैसेज करता कि हम तुम्हारी माँ और दादी के साथ रायपुर इलाज कराने के लिए आए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। पिता के मोबाइल से उदित ने कुछ रिश्तेदारों को भी प्रभात बनकर मैसेज किया ताकि किसी को कुछ शक ना हो। फिर उदित के दिमाग में आया कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाकर माता पिता और दादी की मिसिंग कंप्लेन लिखाई जाए। इसका भी इसने प्लान बनाया। 12 मई को सिंघोड़ा पुलिस स्टेशन जाकर इसने अपने माता पिता और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और घर आ गया। अब तो इसके पास घर के पैसों का एक्सेस मिल चुका था, लाखों रुपए थे। ये बिना वक्त गवाए ऐश करना शुरू कर दिया, ऐशो आराम की चीजें मंगवाने लगा। इसने सोचा कि पुलिस कंप्लेन कराने के बाद जब परिवार नहीं मिलेगा तो साबित हो जाएगा। चूंकि पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, ऑन ड्यूटी गायब हो गए, उनका मुआवजा भी मिलेगा और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। घर में और बैंक अकाउंट में पैसे तो रखे ही हैं। इसने पहले अपने लिए एक बेड खरीदा, कपड़े रखने के लिए अलमारी खरीदी, एसी मंगवाया, ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर करके मंगवाता है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें ली। पुलिस को इसकी निशानदेही पर हॉकी स्टिक, लाइटर और सैनिटाइजर सब कुछ इसके बेड के अंदर से बरामद हो गए। इसने सोचा नहीं होगा कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से पड़ोसियों को इस पर शक होगा, जिसके बाद छोटा बेटा अमित रायपुर से यहाँ आएगा और सारा भांडा फोड़ देगा।
उदित के ऊपर सिंघोड़ा थाने में 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस तरह से एक बेरोजगार बेटे ने पैसे और नौकरी पाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर दिया, साथ ही साथ अपनी माँ और दादी को भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसे आदमी को समाज में रहने का अधिकार है? तो कहानी को पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।